ओम। तो अध्याय आपनिक के 11 और 12 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें यहाँ तक कोई भी बात पूछनी है तो कृपया हस्तोत्थापन से सूचित करें। ठीक है, तो हम लोग 13वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे बात की गई, उसमें गंध, रस, स्पर्श, इनमें रूप गुण और संस्कार का अभाव है। इसलिए वो आंखों से क्यों नहीं दिखते, ये कोई दोष नहीं आता। और जो संख्या, परिमाण आदि गुण हैं, ये भी जो रूप वाले द्रव्य होते हैं में आंखों से दिखते हैं, और जो बिना रूप वाले द्रव्य होते हैं उनमें आंखों से नहीं दिखते। तो ये बात पीछे आई थी। तो इन्हीं बातों से गुणत्व में और भाव में, अर्थात गुणत्व गुणपन को कहते हैं और भाव सत्ता को कहते हैं, उसमें भी सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम, सभी इंद्रियों का ज्ञान समझ लेना चाहिए। पीछे गुणों की चर्चा आई, कर्म की चर्चा आई, उसमें ये बात आई कि जो जिनका रूप दिखता है उनके गुण और कर्म भी जो गुण संख्या आदि है ना, वे और कर्म भी दिखेंगे। और जिनका रूप नहीं दिखता उनके संख्या आदि गुण और रूप भी नहीं दिखेंगे। तो इसी बात से जो गुणपन अर्थात गुणत्व है और सत्ता है, उसका भी जो सभी इंद्रियों से ज्ञान होता है उसके विषय में समझना चाहिए। जैसे जिस वस्तु की सत्ता आंखों से दिखती है, तो उसका प्रत्यक्ष माना जाएगा। सत्ता से मतलब भाव का प्रत्यक्ष माना जाएगा आंखों से। और जिनमें रूप नहीं है, सत्ता का प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होगा। आंखों से होगा भी और किसी जो आंखों से नहीं दिखते उनमें आंखों से नहीं भी होगा।
तो खैर इसको हम देखते हैं, आइए भाष्य। एतेन तत् तत् इन्द्रियस्य गुणस्य ज्ञानप्रकारेण गुणत्वे तथा भावे सत्तायां च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातं वेदितव्यम्। तो ये जो पूर्व में प्रकार बताया गया प्रत्यक्ष होने का इंद्रियों के द्वारा, उसी से उस इंद्रिय गुण का ज्ञान के प्रकार से, अर्थात उस इंद्रिय के गुण के ज्ञान के प्रकार से गुणत्व गुणत्व अर्थात गुणपन तथा भावे अर्थात सत्ता में सभी इंद्रिय ज्ञान व्याख्यान कर दिया गया जान लेना चाहिए। नहीं तत्र अन्य प्रयत्न अपेक्षा, वहां कोई अलग से उनके ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है। गुणत्व सत्तयोः सामान्ययोः, गुणत्व और सत्ता ये दोनों जो है वो सामान्य है। यद्वा जात्यो हो, या फिर उनको हम जाति भी कह सकते हैं, इन जातियों में भी, जात्यो हो अपि ज्ञानम इंद्रिय जन्यम, इनका भी जो ज्ञान है वो इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला है। इति एषो अर्थः क्रियते सर्वैरेव भाष्यकारी, इस प्रकार का जो है अर्थ सभी भाष्यकारों के द्वारा किया जाता है। प्रश्नो ही अत्र उपतिष्ठते, तो उपस्थित होता है। कर्मत्वे द्रव्यत्वे च किं साधनकं ज्ञानम किं तन्न इंद्रियकम्। मेरा भाई प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कर्मत्व और द्रव्यत्व में ज्ञान कैसे होता है, कौन से साधन वाला होता है, क्या वो इंद्रिय जनक नहीं होता है? यथा ही खलु गुणत्वम सामान्यम जाते ही वा, इस प्रकार से जो गुणत्व है और सामान्य अर्थात सत्ता है जो, ये जाति है जो, तथा कर्मत्वम दुर्वत्वम अभी, हाँ सामान्य है। तो जैसे गुणत्व सामान्य है, जाति है, ऐसे ही कर्मत्व और द्रव्यत्व भी तो जाति है या सामान्य है। सत्ताम तो महासामान्यम परजातिर्वा, और सत्ता तो जो है महासामान्य है, जो सबसे बड़ी जाति जिसको कह सकते हैं। गुणत्वस्य सत्तायाश्च ज्ञानम तो, गुणपन का और सत्ता का तो ज्ञान कह दिया। कर्मत्व से द्रव्यत्व से ज्ञानेन अपि तु भाव्यमेविति, कर्मत्व का ज्ञान और द्रव्यत्व का ज्ञान कौन कहेगा? उसको भी तो कहना चाहिए, वो उसको उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। कर्मत्व द्रव्यत्व से, कर्मत्व कर्मत्व और द्रव्यत्व का भी तो ज्ञान होना ही चाहिए। एक प्रकार से अर्थ हो चुका, अब कहते हैं अतो अन्यो अर्थ, इससे दूसरा अर्थ। एतेन गुणत्वे सर्वेन्द्रियम ज्ञानम व्याख्यातम, उक्त प्रकारेण गुणत्वे गुणजातौ गुणमात्रे सर्वेन्द्रियं ज्ञानं यथा योग्यं चाक्षुषं प्रत्यक्षं यद्वा नेत्रिय यद्वा इन्द्रियजन्यम् अचाक्षुषं नासिक्यं रासनं स्पर्शनं श्रोत्रं ज्ञानं तत्र गुणगणे कौमा। और यहाँ तक बात देखते हैं, तो कहे गए प्रकार से गुणत्व में, अर्थात गुण
जाति में या गुण मात्र में सर्वेंद्रियम ज्ञानम, सभी इंद्रियों का जो ज्ञान है, यथा योग्यम, जिससे जैसा हो सकता है वैसा, चाक्षुषम प्रत्यक्षम, चाहे आंखों से प्रत्यक्ष होने वाला हो, यद्वा, या फिर अन्य इंद्रिय जन्यम, अन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला अचाक्षुषम, बिना आंखों से जो ज्ञात हो, अर्थात नासिक्यम, नासिका से, रासनम, रसना इंद्रिय से, स्पर्शनम, स्पर्श इंद्रिय से, श्रोत्रम, कानों से, जो ज्ञान हो, ज्ञानम, तत्र गुण गणे, उस गुण के समूह में। तो कुल मिला के यहाँ कहना चाहते हैं, तो जो प्रकार बताया गया जिससे ज्ञान होता है, चाहे वो चाक्षुष हो या अचाक्षुष हो, तो सभी गुणों का ज्ञान हो सकता है। और वो कौन कौन सा हो सकता है? या तो चाक्षुष होगा, या नासिक्य हो सकता है, रासन हो सकता है, या स्पर्शन या श्रोत्र हो सकता है, लेकिन ज्ञान होगा इंद्रिय से ही। फिर आगे कर्मा के बाद में, अथ तत्र कर्माप्युक्तम परा परापत्य कर्म च, और उस विषय में कर्म को भी कहा गया कि परत्व और अपरत्व ये गुण है, और कर्म का कर्म भी, कर्म के लिए भी कहा गया, वो भी दिखता है और नहीं भी दिखता है, या वो कर्म भी द्रव्य के अनुसार ही, और जिसको कहते हैं, दिख पड़ सकता है या नहीं दिख पड़ सकता है, या अन्य इंद्रियों से ज्ञात हो सकता है। तो कर्म के विषय में भी यही बात आ गई। तस्मात् तेन कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, इसलिए उस कर्म ज्ञान के प्रतिपादन प्रकार के द्वारा, कर्मत्वे कर्म जातौ कर्म मात्रे यथा युग्मं चाक्षुषम, उसी कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकार के द्वारा कर्मपन में, कर्मत्व में, कर्म जातौ, कर्म जाति में, या कर्म मात्र में, यथा योग्यम, जैसे जहां से बन पड़े वैसे, चाक्षुषम स्पर्शनम ज्ञानम, चाहे वो चाक्षुष हो या स्पर्श से होने वाला ज्ञान हो, प्रत्यक्षम अनुमानिकम व व्याख्यातम सत, चाहे उसे प्रत्यक्ष कहें या वो अनुमानिक कहा जाए, जैसा भी व्याख्यान हो सकता है वैसा होता हुआ, भावे च भावात्मक पदार्थे द्रव्ये द्रव्यत्वे द्रव्य मात्रे अपि, और जो भावात्मक पदार्थ है, जैसे द्रव्य है, या और उसका जो द्रव्यपन है, द्रव्यत्व है, और द्रव्य मात्र में भी चाक्षुषम, चाक्षुष प्रत्यक्षम अचाक्षुषम, उसमें द्रव्य मात्र में भी चाक्षुष प्रत्यक्ष भी हो सकता है, और यथा योग्य करके होगा यहाँ भी, और अचाक्षुष, अचाक्षुष में क्या क्या आ गया, तो नासिक्यम, रासनम, स्पर्शनम, श्रोत्रम, व अनुमानिकम, यथा योग्यम व्याख्यातम विदितव्यम। तो ऐसे ही जो द्रव्य मात्र में भी या द्रव्यत्व में भी जो ज्ञान है वो चाक्षुष हो सकता है या अचाक्षुष हो सकता है। तो अचाक्षुष कौन सा होता है? तो वो नासिका से होगा, या रसना से होगा, या स्पर्श इंद्रिय से होगा, या श्रोत्र से होगा, या उन सबसे भी अलग हटके अनुमान से होगा। तो उन इसका जो द्रव्य मात्र का जो है, द्रव्यत्व का ज्ञान भी जैसे जहां पर यथा योग्यम, जैसा जहां पर संभव है वैसा व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। मतलब सभी को ले लिया इसमें। येन इंद्रियेण गुणस्य कर्मणो व ज्ञानम चाक्षुषम अचाक्षुषम व यथा भवति, जिस इंद्रिय से गुण या कर्म का ज्ञान चाक्षुष या अचाक्षुष व यथा या जैसे भी होता है, तथैव द्रव्य से भी ज्ञानम भवति, वैसे ही द्रव्य का भी ज्ञान होता है। ये तो द्रव्याश्रित ही गुण कर्मणि,
क्योंकि द्रव्य के आश्रित ही गुण और कर्म होते हैं। इति अर्थ स्वारस्यम सूत्र शैल्या। तो यह जो है अर्थ का अपना स्वाभाविकता है, अर्थ की स्वारस्यम, सूत्र की शैली के द्वारा। यहाँ पर एक टिप्पणी है, कहते हैं सामान्य विशेषेतु बुद्ध्यपेक्षम ज्ञानम उक्तम। तो सामान्य और विशेष जो है वो तो बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं, अर्थात बुद्धि की अपेक्षा अर्थात वही वस्तु अपनी जाति की वस्तुओं के साथ रखी हुई सामान्य कही जाएगी, और वही वस्तु यदि भिन्न जाति की वस्तुओं के साथ में अगर, क्योंकि बहुत सारी वस्तुओं के साथ रखी है, तो वही विशेष कही जाएगी। तो ये क्या है, बुद्धि अपेक्षा से है। तो ये हमारा चतुर्थ अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा हो गया ये। तो अब हम द्वितीय आहनिक पर चलते हैं। द्वितीय महानिक। प्रथम आहनिक के कारण द्रव्याणि अभिधाय तत्कार्याणि प्रदर्शन्ते। प्रथम आहनिक में कारण द्रव्यों का कथन करके उनके कार्यों को दिखाया जा रहा है। कारण द्रव्य कह दिए, अब तत्व न पृथ्वी हम शरीर। तो कहते हैं अब फिर जो पृथ्वी आदि कार्य द्रव्यों को बता रहे हैं कि पृथ्वी आदि कार्य द्रव्य त्रिविध, तीन प्रकार का है। और कौन कौन से तीन प्रकार है, तो शरीर, इंद्रिय और विषय, उनके नाम है। तो भाई पृथ्वी जो कार्य द्रव्य हैं उनको तीन विभागों में विभाजित कर दिया, शरीर, इंद्रिय और विषय। इंद्रियों को यहाँ पर जो स्थूल इंद्रिय गोलक है उसी को कहा गया है। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। तो शरीर, इंद्रिय और बाकी सारा विषय हो गया, आप समझिए। तो भाष्य देखते हैं। तत्पश्चात कारण द्रव्यानंतरम यदुत्पद्यमानम, उसके बाद में कारण द्रव्य के बाद में जो कुछ उत्पन्न होता हुआ है, पृथिव्यादि कार्य द्रव्यम त्रिविधम, पृथिव्यादिकम कार्य द्रव्यम त्रिविधम अस्ति। पृथ्वी आदि जो कार्य द्रव्य हैं वो तीन प्रकार के हैं। पृथ्वी आदि के जो कार्य द्रव्य हैं, तच्च, और वो कौन कौन से हैं, तो शरीरम, शरीरेंद्रिय विषय संजिकम, इसको खोलते हैं। शरीरम यत खलु भोगायतनम, शरीर क्या है, जो भोग का साधन है। चेष्टेन्द्रिय अर्थात चेष्टा इंद्रिय और विषयों का जो आश्रय है।
इंद्रियम घ्राणादिकम, इंद्रिय कौन सी है? तो वो है घ्राण आदि सभी इंद्रियां हैं। विषय जातस्य ग्रहण साधनम, और वो इंद्रिय कैसी हैं कि जितने भी विषय उत्पन्न विषय हैं उनकी ज्ञान कराने के लिए इंद्रिय, तो क्या है वो शरीर और इंद्रियों से बचा हुआ जो कुछ है। पृथ्वी पार्थिव, पृथ्वी और पार्थिव जितनी भी वस्तुएं हैं, आप आप्यम, जल और जलीय जितनी भी वस्तुएं हैं, तेज तेजसम, अग्नि और अग्नि से बनी जितनी वस्तुएं हैं, वायु वायुव्यम च, और वायु और वायु से बनी जितनी वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? ये विषय है। शरीरम तो पार्थम पृथ्वी लोके, शरीर जो है पृथ्वी लोक में पार्थिव है। आप्यम अपाम लोके, और जलीय लोक में जलीय शरीर होगा। अपाम लोके वरुण लोके, उसको वरुण लोक कह दिया। तेजसम आदित्य लोक है। और सूर्य लोक में जो है शरीर तेजस हो, अग्नि के बने हुए। और मरुताम लोक है। और वायु शरीर होंगे वायु लोक में। यदि ऐसा समझ लेना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये परीक्षण ही है, ये अभी उच्चारण नहीं रख सकते हैं इसको। तो अगर ये मान जाए कि ऐसे ऐसे शरीर होते हैं तो फिर सब ये प्रश्न बहुत सारे उठ जाएंगे कि फिर वे जितने भी अन्य हैं, क्या वो केवल भोग योनियां हैं, या केवल कर्म योनियां हैं, या भोग कर्म योनि जैसे मनुष्य शरीर है ऐसे हैं कैसे वो? तो ये जो है अनेक उसमें प्रश्न उठते हैं। अगर वो भोग और कर्म योनि है तो क्या वो हस्तक्षेप कर सकते हैं जो ऐसे पार्थिव शरीर हैं, है ना, इनकी लोक में ना उठ सकते हैं। अब ये सब कल्पना आचार्य जी, आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही 2-3 मिनट से ना। का विषय है। और ऐसा अभी तक कोई या दृष्टिपथ में तो नहीं आ सकते हैं, तो मान लीजिए अनुभव में नहीं होता है। हाँ जी जी जी। नमस्ते गुरु जी। ओम। हाँ, सभी को सादर नमस्ते जी। कक्षा विराम कर दिए जी। ओम। फादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।
नमस्ते आचार्य जी।